तो जो क्वेश्चन है हमने 16 तक देखे थे ना, टिल 16 तक हमने देखा था। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो ये सवाल था आपका कि जो भी ऐसा मामला होता है कि जिसमें वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर उंगली उठती है आपकी, वैसे जनरली तो उठती नहीं है क्योंकि इनका इनडायरेक्ट मेथड होता है इलेक्शन का आपका। लेकिन अगर इनकेस कोई डिस्प्यूट होता है आपका, फेवरिज्म वाली बात होती है, कुछ ऐसा लगता है कि गलत चीज़ हुई क्योंकि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है यहाँ पर इनकी, तो ऐसे केस के लिए जो फाइनल आपका फैसला होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट का मान्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पर हमने लास्ट छोड़ी थी क्लास अपनी। जो क्वेश्चन है आज का, जहाँ से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो पहला सवाल आपका क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें से आपका पार्लियामेंट का, संसद का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट अ पार्ट। तो ध्यान से आपने समझना है संसद का पार्ट कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है आपके हर जगह। ठीक है, एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है। सरिता जी का जवाब आया ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो संसद आपकी जो है 3 लोगों को मिला करके बनती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल 3 लोगों को मिलाकर के संसद बनती है आपके, राष्ट्रपति, आपका उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, ये उच्च सदन है आपका और ये आपका निम्न सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, ये भी से कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और प्रेसिडेंट, तो ये तीनों मिला करके आपका पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, 3 तरह के वोटिंग सिस्टम होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एक तो ये होता है। दूसरा होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि जनरली हमारे यहाँ चलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा तरीका होता है ना, 3 तरीके के वोटिंग चलते हैं इंडिया में आपके। तीसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 3 तरह के सिस्टम चलते हैं। ठीक है, ये जैसी जनसंख्या है उसके हिसाब से। फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब जैसे ही आपने 50% क्रॉस कर लिया, मुझे मतलब नहीं, जैसे बीजेपी सारे वोट थोड़ी जीतती है, लेकिन 50% सीटों में अगर बीजेपी जीत गई, भले ही टोटल काउंटिंग उनकी 20% हो रही हो वोट मिलने की, तो भी बीजेपी को जीता हुआ माना जाएगा। मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब जो आपकी क्राइटेरिया थी उसे आपने पहले पास कर लिया। ठीक है, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैसा, जैसी जनसंख्या है, आबादी है, उसके हिसाब से जो है आपने जो है वहां पर बंदों को दे रखी है सीटें, जो डेलीमिशन कमीशन ने दे रखी है सीटें, और उसके हिसाब से जो है आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो सीट का। तीसरा क्या होता है, सीक्रेट ट्रांसफरेबल वोट, जो कि बैलेट पेपर के माध्यम से भी होता है आपका, जनरली सीक्रेट बैलेट के माध्यम से। ये 3 जगह पर जनरली हमारे यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, सीक्रेट जो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये 3 जगहों पर जनरली यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया अक्षत ने, केवल ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ द अबव। तो इन सब में आपके, ठीक है, जहां पर भी जनरली ये ध्यान रखना आपके पास, जहां पर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात आएगी ना, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन मेजरली आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही होता है। ये सारे इनडायरेक्ट इलेक्शन है, आप इनके लिए वोट देने नहीं जाते हो, आप इनके लिए वोट देने नहीं जाते हो। आप यहाँ तो जा ही नहीं सकते उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। लेकिन बाकी जहाँ विधान परिषद है भी, यूपी, बिहार में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में, है ना, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर भी आप नहीं जा सकते। यहाँ पर रेशियो होता है आपका ना, जो विधान परिषद होती है 1/3, 1/3। अगला जो है आपके पास, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरम। कोरम एक वर्ड होता है, इससे संबंधित आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही है इन सारे के सारे वर्ड में से, इन सारे वर्ड में से कौन सा वाला आपका सही है, बताइए। कोरम वर्ड आपने सुना होगा, कई बार यूज होता है। तो कोरम के बारे में कौन सा वर्ड आपका सही है एकदम है। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। पहले तो ये कह रहा है कि कोरम वो कम से कम नंबर है आदमियों के जो कि प्रेजेंट होने चाहिए आपके सदन में। दूसरा, कोरम नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन लोकसभा ओनली। कोरम केवल लोकसभा में पूरा होना चाहिए। तीसरा, फॉर कंप्लीशन ऑफ कोरम 55 मेंबर लोकसभा में, 25 मेंबर राज्यसभा में होने चाहिए। चौथा, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस, तो कोई भी हाउस की प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड, इनिशिएट की जा सकती है, इवन इफ द कोरम ऑफ द हाउस इज नॉट कंप्लीटेड। अगर कोरम कंप्लीट नहीं है उसके बावजूद भी जो है कंप्लीट की जा सकती है, कोई आपकी जो है चीज को स्टार्ट किया जा सकता है किसी सदन की, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो इनमें से सही बात कौन सी है। तो इसके लिए कोरम होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कभी ये वर्ड सुना है तो इसके हिसाब से आपका क्या बैठना चाहिए आंसर, बताइए। नहीं सुना होगा आपने, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है आपके पास 10%। कौन सा क्लॉज होता है, 10%। ठीक है, तो 10% अगर आपके पास नहीं है सीट, ठीक है, अगर 10% सीट आपके पास नहीं है, तो फिर आप जो है सदन को स्टार्ट नहीं कर सकते, बात ध्यान रखना। ठीक है, सदन को स्टार्ट नहीं कर सकते।
अब सदन के अंदर दो चीजें आती हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी, तो पहली बात तो ये गलत हो गई। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। प्रेजेंट इन द हाउस का मीनिंग नहीं है, किसी हाउस को चलाने के लिए अगर आपने ना आगे आपने चलाना है तो उसके लिए 10% मिनिमम होने चाहिए। कोरम नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन लोकसभा, ये भी गलत है भैया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में चाहिए आपका। और ऐसे ही आपके पास जो है अगर विधानसभा विधान परिषद है आपकी, वहां पर भी चाहिए। फॉर कंप्लीशन ऑफ कोरम 55 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 25 मेंबर इन राज्यसभा नीड टू बी प्रेजेंट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्तमान समय में 552 स्ट्रेंथ है लोकसभा की, जिसमें से 2 हट गए तो 550 है। राज्यसभा की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कितनी है अभी वर्तमान समय में? 245 है ना। लेकिन अलाउेबल कितनी है? 250। वैसे यहाँ पर अलाउेबल कितनी है? 550, जिसमें से 543 स्ट्रेंथ आपकी जो है आपकी लोकसभा की है। तो 10% लोग कम से कम होने चाहिए। इसका आप 10% निकालोगे तो 54.3, इसके 10% निकालोगे 24.5। तो अब आधे बंदे तो होते नहीं है, आधे आधे बंदे होते नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे बंदे चाहिए होंगे 25 और यहाँ पे बंदे कितने चाहिए होंगे आपके? 55। तो ये आप ध्यान रखोगे, 55 यहाँ पर चाहिए लोकसभा में और 25 चाहिए राज्यसभा में। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। इफ प्राइम मिनिस्टर प्रोसीडिंग if prime minister wants proceeding of any house can be initiated even if the quorum of the house is not completed। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। सदन में जो है आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो एक ही चीज सही है आपकी, बस आप ये ध्यान रखना, कोरम का मीनिंग 10% से होता है। 10% होगी तब सदन चलेगा, अदरवाइज सदन नहीं चलेगा। ठीक है, अगला जो सवाल है आपका, ठीक, अगला सवाल आपका आर्म्ड रिवेलियन, एक वर्ड था आपका, सशस्त्री जो आपका होता है शस्त्र से संबंधित, रिवेलियन विद्रोह आपका। ठीक है, ये वाला संविधान में नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये वाला जो होगा कि भैया आर्म्ड रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है ये दो तरह से होती है। पहली बात आपकी, एक होता है इंटरनल इमरजेंसी, दूसरी कहलाती है आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी। दो ही तरह से इमरजेंसी लगेगी आपकी नेशनल। तो इसमें क्या हुआ आपका, इसमें एक्सटर्नल इमरजेंसी तो आपके वॉर और एग्रेशन है ना, वॉर लाइक सिचुएशन और एक्सटर्नल एग्रेशन इसलिए कही गई है। एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर लाइक सिचुएशन, इस तरह की बातों के लिए जो है आपका कहा गया है एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात। तो आपके पास एक वर्ड है आर्म्ड रिबेलियन, पहले वर्ड यूज नहीं होता था। तो आपसे पूछा यह गया है कि आर्म्ड रिबेलियन वर्ड संविधान में कब ऐड किया गया, ताकि नेशनल इमरजेंसी में अब वो वर्ड चेंज होकर के आर्म्ड रिबेलियन हो जाए। तो ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड पहले नहीं था, पहले एक वर्ड था दूसरा जो यूज होता था, और वो यूज होता था इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, दो तरह की इमरजेंसी लगेंगी, इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। तो एक वर्ड पहले यूज होता था आपका, उस वर्ड को रिप्लेस किया गया है आर्म्ड रिबेलियन से। वो कौन से वाले अमेंडमेंट में इसमें से किया गया? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, 44 1978 का मुरारजी देसाई ने किया। इससे पहले एक वर्ड यूज होता था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये एक बहुत ही वाहियात वर्ड था जो यूज हुआ था आपका, इंटरनल डिस्टर्बेंस। हुआ क्या था, आपने देखा था जेपी नारायण है ना, लोक नायक, जो आपके लोक नायक भी कहे जाते हैं आपके, जयप्रकाश नारायण साहब, इनका जो है ना जनता पार्टी, जो इन्होंने जो है अपनी तरह से मतलब जो पूरी की पूरी बाद में पार्टियां बनी, और तो ये जो जनता दल था इनके जो है ये अपने एक पार्टी थी इनकी खुद की, जो ये हट गए थे अपना कांग्रेस से और अलग से इन्होंने पार्टी स्टार्ट करी थी। तो इन्होंने एक मूवमेंट लेकर के बिहार में स्टूडेंट से लेकर के जो है एक स्टार्ट किया था मूवमेंट। तो उसका धीरे धीरे चलते चलते जो है वो पहुंच गया था आपका दिल्ली की तरफ को आने वाला था, यूपी के आसपास पहुंच गया था आपका, बिहार से चलता चलता। तो इंदिरा गांधी को डर सताने लगा, तो उन्होंने इसके बेस पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके बेस पर जो है इमरजेंसी क्लॉज लगा दी और बिना कैबिनेट को बुलाए हुए। तो ये सारी की सारी बातें जो है मुरारजी देसाई ने कन्वर्ट कर दी 44th वाले एक्ट से। 42nd एक्ट हमारा इमरजेंसी के वक्त पास हुआ है। इस एक्ट में ना अपनी कैबिनेट की मंजूरी ली इंदिरा गांधी ने। तो ये सारी बातें जो है 44th में मुरारजी देसाई ने सुधारी कि भैया दोबारा से आपके लोकसभा के टर्म को रिस्टोर किया 5 साल। साथ में ये कहा कि आपको कैबिनेट की जो है ये जरूरत पड़ेगी, बिना कैबिनेट के आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। साथ में कहा कि तभी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस माना जाएगा जब आपको ये लगे कि तख्ता पलट, आर्म्ड रिबेलियन, आप हथियार लेके चल रहे हो, तलवार बंदूक लाठी लेके चल रहे हो। वो तो सिंपल एक मूवमेंट वाले थे, जैसे आज का एक बच्चा एसएससी के पेपर करवा दो, इसके पेपर करवा दो करके आज बैठा रहता है आपका जंतर मंतर पर यहाँ पर। तो इसके बेस पर आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। इस बेस पर इमरजेंसी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए। तो ये वर्ड चेंज कराया मुरारजी देसाई ने कि जब तक आपका ऐसा नहीं होगा कि भैया उग्र स्वभाव वाला जो है नहीं लग रहा हमें कि भैया इससे उग्रता हो सकती है, कोई भी असामाजिक तत्व इसमें दंगे वंगे वाला काम हो सकता है, आर्म्ड रिबेलियन वाला, तब तक जो है आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ये बात कही गई थी। तो आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, वो हथियार लेकर के लोग आ गए, जैसे आपका मालदीव म्यांमार यहाँ तख्ता पलट होता है जैसा, इस टाइप की चीज अगर हो रही है तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। और भले ही आपके देश के आंतरिक हिस्से में लोग कर रहे हो ऐसा काम, तो आप लगा सकते हो नेशनल इमरजेंसी, जब आपको डर लग रहा है कि ऐसा कोई सिचुएशन और खराब हो सकती है। ठीक है, तो 44th से की गई, ध्यान रखना 1978। इससे एक और काम किया गया, कोई बताएगा आपका? 44th अमेंडमेंट एक्ट से एक और काम आपका हुआ,
एक फंडामेंटल राइट था ना पहले आपका, 7 फंडामेंटल राइट थे आपके। फंडामेंटल एक राइट था आपका जिसका नाम आपने सुना होगा राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल से हटा करके आपका एक नैतिक अधिकार कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको उठा दिया गया, तो ये काम भी 44 से किया गया 1978 के, अगर पेपर में आपके आएगा तो, ठीक है। हाँ पेपर में आएगा तो ये आप ध्यान रखना। तो जो आपके 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 में से केवल आपके कितने 6 फंडामेंटल राइट है, इसको जो है उठा दिया गया था आपका, और इसको जो हटा करके आपका लीगल राइट बनाया गया था वो आप ध्यान रखोगे वो 44 के तहत ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपका, कौन सा आर्टिकल संविधान का फाइनेंस कमीशन हो, वित्तीय आयोग हो, इसके बारे में बताता है? कौन सा वो आर्टिकल है आपका कि जो बोलता है कि आपका एक वित्तीय आयोग होना चाहिए? सुना होगा वर्ड आपने, बहुत जरूरी है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सेंटर पर होता है, स्टेट पर होता है, आपको पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं अक्षत दी, ऑप्शन बी सरिता जी दे रही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 280 कहता है कि भैया हमारा जो है एक वित्त आयोग होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन। वर्तमान समय में जो है 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है आपका, एनके सिंह साहब जो है इसके हेड हैं। हालांकि ये नियुक्त 2017 में हो गए थे आपके, लेकिन जो 15 फाइनेंस कमीशन है आपका मतलब ये जो है आपका चलने वाला ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट जब से बना है 2017 से, पर इसका जो चेकिंग ईयर है वो आपका 2020 से, ठीक है। तो आप ये आप ध्यान रखेंगे, इस बात का जो है आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो सवाल है आपका, इससे पहले आपके जो है व्यक्ति वाई वी रेड्डी थे, डॉक्टर वाई वी रेड्डी। 14 फाइनेंस कमीशन अगर आएगा आपका, 14th फाइनेंस कमीशन पंचवर्षीय योजना के दरमियान 14th फाइनेंस कमीशन इसके थे वाई वी रेड्डी। तो ये दो आप ध्यान रखना। अभी 15 चल रहा है वर्तमान में, तो एन के सिंह साहब है। 2017 में जो है कमीशन की नियुक्ति आपकी हो गई थी, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, वो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ग्रांट इन एड, मतलब सहायता, कोई सहायता रूप राशि चाहिए राज्य सरकार को, तो वो देगी अपने राज्य सरकार को, लेकिन वो देगी कौन से आर्टिकल के तहत, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ग्रांट इन एड्स दिए जाएंगे राज्य सरकार को? ग्रांट इन एड्स राज्य सरकार को कौन से वाले आर्टिकल के तहत आपके दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 275 कि जो भी, हाँ आर्टिकल नंबर 275 इसका जवाब है। जो भी आपको जरूरत रहेगी आप जो अपना ब्यौरा दोगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केवल ने जवाब दिया ऑप्शन ए। आप बताओगे कि इस तरह की रिक्वायरमेंट है, हमें इस तरह की धन आपूर्ति, हमें जो है मतलब कमी हो रही है उसकी आपूर्ति करनी है उस चीज की, तो ग्रांट इन एड्स एक लिमिट में जो है आपका दिया जाएगा, जो रेशियो होगा उसके हिसाब से आपका दिया जाएगा। और ये जो चीजें हैं कितना शेयर होगा ये सब फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 23, कौन सा आर्टिकल है आपके संविधान का जो ये कहता है कि मेंबर ऑफ सेज दैट मेंबर्स इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, की जो मेंबर इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट द्वारा, जो मेंबर इलेक्ट किए प्रेसिडेंट ने, वो वोट नहीं कर सकते इलेक्शन के प्रेसिडेंट में। अगर प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किए हैं तो इसका मतलब वो प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किए हैं, तो अल्टीमेटली वर्ड कहलाएगा क्या? नॉमिनेशन। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो कौन सा वाला आपका, ठीक है, वो कौन सा वाला आपका आर्टिकल है जो आपसे ये कहेगा कि जो मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, वो जो प्रेसिडेंट की नियुक्ति होगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये वाली बात कौन से वाले आर्टिकल में आपके कही गई है, ठीक है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ये आपका, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 55 में। इसमें कही गई है आर्टिकल नंबर 55 में। आपने बात ध्यान रखनी है, जब कभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो केवल इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा हूं मैं, और साथ में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इतने बंदे जो हैं आपके, ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके राष्ट्रपति के चुनाव में। आपने ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे, इलेक्टेड मेंबर आपके लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर आपके राज्यसभा के। जैसे वर्तमान में 233 अंक हैं इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के, अगर आप यहाँ पर कहो तो 543 जो मेंबर हैं आपके, ठीक है, 543 वर्तमान में चल रहे हैं। तो ये मेंबर, ये लोग आपके जो है वोटिंग करेंगे। वैसे आपकी जितनी लेजिस्लेशन होंगी, जैसे सबसे ज्यादा सीटें हमारी यूपी में है, ठीक है, 500 सीटें आपकी
विधानसभा की, तो वहां से हो गए बंदे आपके, ठीक है। और ऐसे ही कम नॉर्थ ईस्ट में आपके पास 40 सीट्स वाले स्टेट्स हैं कुछ, ठीक है, जिनमें सीट्स आपकी कम है, तो वहां के जो हो गए इलेक्टेड वाले, नॉमिनेटेड नहीं, वो सारे के सारे जो है वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट नॉमिनेशन वाले नहीं करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। जबकि जब आपका इसका रिमूवल होगा, महाभियोग लगेगा, तो नॉमिनेशन वाले भी शामिल हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपका इस तरह का एक सिस्टम है प्रेसिडेंट के इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना और निकालना, कि जो आपस में एक दूसरे का कॉन्ट्रारी है, या फिर कह लो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। जब आपको निकालना होगा तो आपने जो बंदे नॉमिनेटेड हैं वो बंदे भी जो है आपने रखने, लेकिन जो आपका इलेक्शन होगा तो सबसे चुने हुए बंदे नहीं रहते, ठीक है। अगला सवाल, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम, हमने कौन से देश से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि भैया राज्यसभा के लिए भी चुनाव होगा मेंबर्स का, ये वाली बात हमने कहाँ से ली है ना। चुनाव होगा मतलब नॉमिनेशन नहीं, चुनाव मतलब 250 में से 238 सीटों की बात है। हालांकि अभी 245 पर फंक्शनल है, तो 233 सीटें आपकी चल रही है, क्योंकि आपको पता है अगर 250 की स्ट्रेंथ में से बात करें तो 12 सीटों को जो है राष्ट्रपति चुनता है। तो वैसे वर्तमान में 245 है, तो 12 सीटें तो राष्ट्रपति चुनेगा ही, आर्ट लिटरेचर इन सब फील्ड में आपका स्पेशल फील्ड वाली, सोशल एक्टिविज्म वाली। तो आपका इलेक्शन राज्यसभा का होना, ये हमने कौन से देश से लिया है, ऑप्शन बी जवाब आया है सरिता जी का। तो हमने ये लिया है अपना साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, जब इलेक्शन की बारी आएगी कि राज्यसभा का इलेक्शन की, तो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। वहीं पर अगर नॉमिनेशन की बारी आएगी तो आप आयरलैंड करके आएंगे। दोनों सवाल आपने ध्यान रखना है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन आपने ध्यान रखना है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। जो 12 व्यक्ति चुनने का प्रावधान है प्रेसिडेंट के हाथ में, जो पावर है, वो मतलब नॉमिनेशन की बात है। तो नॉमिनेट अगर करना है तो ये आयरलैंड से लिया है। इलेक्टेड की बात है, मतलब ये 233 जो वर्तमान में है, और ओवरऑल 238 वाली बात, तो ये अफ्रीका से लिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368, ये भी हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, ठीक है। ये बातें आपने ध्यान रखनी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा इंडियन आर्टिकल है हमारे संविधान का जो कहता है पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, टू मेक लॉज, कानून बनाने के लिए, ऑन एनी मैटर, किसी भी विषय के संबंध में जो कि किस में हो, राज्य सूची में। अगर किस वक्त पर, हर समय नहीं बनाएगी, किस वक्त, जब आपकी घोषणा में चल रही हो, प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का हो आपका ऑपरेशन में, जब घोषणा है इमरजेंसी की, मतलब इमरजेंसी चल रही है, नेशनल इमरजेंसी आपकी चल रही है, ठीक है, या जो इमरजेंसी आपकी चल रही है, तो उस वक्त आपकी पार्लियामेंट जो है हाथ में पावर ले सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने की। ये कौन से नंबर के आर्टिकल में कहा गया है, तो ये कहा गया आर्टिकल नंबर 249। तो ये स्पेशल पावर है आपकी पार्लियामेंट के पास, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पार्लियामेंट अपने हाथ में ले लेती है, तो उस वक्त जो है अपना एक कॉमन कानून आपका बनाया जाता है, स्टेट के लिए भी जो है कानून पार्लियामेंट के हाथ में पावर चली आती है कि वो बनाएगी आपकी, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, और बाद में उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा, तब जाकर के वो कानून बनेगा। तो ये आर्टिकल आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 249, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि पावर स्टेट लिस्ट की, किसी भी विषय की कानून बनाने की, पार्लियामेंट के हाथ में चली जाएगी बाय मीन्स ऑफ आर्टिकल 249। इन किस केस में, इन केस ऑफ इमरजेंसी इन प्लेस, है ना, जब इमरजेंसी आपकी होगी। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इज, बताइए इसका जवाब क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। हालांकि सवाल थोड़ा पूछने में और सही करना चाहिए था। देखो सीधी सी बात है, जो 12 बंदे राष्ट्रपति चुनेगा भी वो होंगे तो यही सही ना, लेकिन सवाल जो है पूछने वाले ने सही तरह से दिया होना चाहिए, जैसा उन्होंने दिया है। मैं वैसे ही कमीशन से उठा करके आपको दिया है मैंने सवाल आपके पास। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज, आपने यहाँ पर 238 करना। मैं हालांकि आपको बता दूं कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है यहाँ पर इस सवाल में कि आपके कितने मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब पिक्चर बहुत अच्छी साफ हो चुकी है आपकी। अब आपका इसका आंसर हो जाएगा 238। हालांकि इसमें ना अगर 250 कोई कहेगा तो उसको भी मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि वो कहेगा सर वो अजूबे थोड़ी होंगे जो आसमान से आएंगे, होंगे तो वो भी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से जिनको राष्ट्रपति भी चुनेगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा आप ध्यान रखना। आप अपने एंड से अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ये करके आना, ठीक है, करके आना, गलत नहीं होगा। बाकी तो उसको बोनस मार्क्स तो सबको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट अगर इस बात को ऐसा लिख दिया है तो कभी कभी मैं इस तरह के सवाल डालता हूँ ताकि डाउट वाली चीज भी यहाँ पे साथ में लिख करके क्लियर की जा सके, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स की बात आएगी तो आपकी 238 है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कोई 250 भी देता है इसमें, जैसे एक बार पहले शायद सरिता जी ने 250 दिया, फिर बाद में अमेंड किया आंसर। हालांकि मेरा क्वेश्चन पूछने का जो था मकसद था वो 238 ही था कि आपका जवाब आए, बट इसमें थोड़ा डाउट है। अगर आप सवाल को देखोगे तो लैंग्वेज क्लियर नहीं है ना।
तो लैंग्वेज क्लियर नहीं है, लेकिन लैंग्वेज क्लियर अगर ऐसे आ जाए या ऐसा भी आए तो आप 238 मार्क करके आइएगा, उसमें आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा, ये आप मानना, ठीक है। बाकी बोनस ही मार्क्स मिल जाएगा तो सभी को मिलेगा, नहीं तो वो टोटल कहेगा। अगर आपसे राज्यसभा की स्ट्रेंथ पूछेगा तो कहेगा व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, व्हाट इज द परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ, ऐसा वर्ड पूछेगा राज्यसभा, तब आपका आंसर 250 होगा। जब स्टेट यूनियन टेरिटरी लगा के पूछेगा तो 238। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है आपका होना चाहिए, देखो सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये हमने पढ़ा आर्टिकल 124, कैग होना चाहिए, ये हमने पढ़ा आर्टिकल 148, क्वेश्चन देखा मतलब, अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, ये हमने देखा आर्टिकल नंबर 76 है ना, प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी चाहिए आपकी, ये हमने देखा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी चाहिए आर्टिकल नंबर 63, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए आर्टिकल नंबर 75, ठीक है, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए 74, और नियुक्ति होनी चाहिए 75, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 52, ये सारी की सारी चीजें हमने कुछ बेसिक देखी, ठीक है। ऐसे आपका ये कमीशन के बारे में है ना, 312 नंबर का जो आर्टिकल है आपका, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनके बारे में बताता है, उसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ जाता है आपका, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो ये आप ध्यान रखो कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आर्टिकल नंबर 312 बताता है। ऑल इंडिया रैंक सर्विस, केवल 3 ही सर्विसेज है हमारे पास ऑल इंडिया रैंक की होती है। फिलहाल सवाल ये है आपका कि इलेक्शन कमीशन के बारे में है ना, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, ये वाली बात भी इसमें है कि मतलब इलेक्शन कमीशन पर जोर नहीं बनाएगी कोई पार्टी अपना, ये सारी बात भी कही गई है। तो कौन से नंबर का आर्टिकल है, सरिता जी ने ऑप्शन दिया है सी, तो आर्टिकल नंबर 324 इज द राइट आंसर। इलेक्शन कमीशन का आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 324। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बात बता दी गई है। हालांकि डिस्प्यूट अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जाएगा, बाकी आपका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इससे संबंधित कोई आपका होगा, कोई भी चीज आपकी डिस्प्यूट होगी तो इलेक्शन कमीशन चेक करेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है पंचायत इलेक्शन कराना आपके, ठीक है। बाकी इलेक्शन कमीशन और बाकी जो भी चुनाव होते हैं आपके देश में वो देखता है, लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव जो होते हैं आपके वो देखता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल नंबर 324 आपने ध्यान रखना है। सुशील चंद्रा जो है वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर आपके बन चुके हैं देश के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो बॉडी कुछ इस प्रकार है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ हेल्प करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। अब ऐसा कहीं सर इसकी पावर ज्यादा, देखो ये भी कहा गया है कि इन सब की पावर बराबर होती है, ऐसा मत सोचना कि 2 इलेक्शन कमिश्नर है तो इनकी पावर कम होगी इसकी ज्यादा होगी, ना भैया ना, इन तीनों की पावर बराबर होती है, ठीक है। ये पावर डिफर नहीं करती, ये बात भी आप अपने दिमाग में बैठा लेना, जेहन में बैठा लेना, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होना कहीं आपके पास स्टेटमेंट आएगी तो कोई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, ज्वाइंट सेशन होगी पार्लियामेंट की, ये किस आर्टिकल में बताया गया है। कुछ बार ऐसा होता है ना, देखो कुछ बिलों के लिए आप नहीं बुला सकते, जैसे मनी बिल, उसके लिए आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, कुछ ऐसे बिल हैं तो आप इनके लिए नहीं बुला सकते, बाकी और कोई बिल है आपके तो ये फंस गया है, पेज फंस गया है इसमें, और हमें वो बिल पास करवाना है अपना, तो ऐसे केस में जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। तो ये ज्वाइंट सेशन बुलाया जो जाता है ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि भैया ज्वाइंट सेशन हो सकता है कि जिसमें हम जो डेडलॉक आपका एक स्थापित हो रहा है उस डेडलॉक को हम रिजॉल्व करके आगे बढ़े, हम जो लेजिस्लेशन है उस चीज को आगे बढ़ाएं या जो भी एग्जीक्यूटिव वाले फंक्शन है उस चीज को आगे चलाएं। तो ये बात कही गई आर्टिकल नंबर 108 में, ठीक है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, श्री श्री 108 कई बार लगता है वर्ड। तो 108 एम्बुलेंस का नंबर है आपका, आपको पता होगा, पंडित दीनदयाल है ना उपाध्याय करके भी आपकी जो चलती है वो चिकित्सा सेवा, वो वाली चीजें कई सारी। तो 108 जो है आपका ये नंबर आपको ऐसे ध्यान रहेगा, ये ज्वाइंट सेशन के बारे में बताता है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन की खास बात है, ज्वाइंट सेशन होना है ये बुलाने का काम करता है प्रेसिडेंट, कि ज्वाइंट सेशन करवाना है, और ज्वाइंट सेशन पर बैठना है, ज्वाइंट सेशन पर बैठना है तो बैठने वाला बंदा कौन होता है, स्पीकर, और स्पीकर एक ही जगह का होता है, कहाँ का, लोकसभा का, क्योंकि राज्यसभा का तो होता है चेयरमैन। ये बात ध्यान रखना, ज्वाइंट सेशन बुलाना है कि हाँ भैया ज्वाइंट सेशन होगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करे, प्रेसिडेंट बोलेगा इस बात को कि ज्वाइंट सेशन होगा, हाँ, और ज्वाइंट सेशन पर बैठना है तो ये स्पीकर होगा, स्पीकर होगा लोकसभा का, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का स्पीकर नहीं बैठेगा, ठीक है। अगला सवाल, पार्लियामेंट के बारे में इसमें से कौन सी बात ट्रू है, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा गहन सवाल है, आपको आराम से पढ़ना है इसके बारे में। कौन सी बात पार्लियामेंट के बारे में सही है इसमें से, मतलब एक ही बात सही होगी कोई भी जब इतनी कही गई है। ऑप्शन डी आया है, सरिता जी का, अक्षत का आया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको कहा गया ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट, अभी बताया मैंने पिछली स्लाइड में, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। चलो फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये तो आपकी गलत है। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द स्पीकर, तो जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का वो बुलाया जाता है स्पीकर के द्वारा, तो ये वाली बात भी क्या आपकी गलत है, ठीक है।
तो आपका अगला है द वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये वाली बात भी आपकी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट वाली भी, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट क्योंकि 3 बंदों की होती है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी आपका गलत है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर जो है इस पर प्रिसाइड करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है आपका इलेक्ट होता है बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये वाली बात जो है आपकी इस पे बच जाएगी सही होने की, कि जो वाइस प्रेसिडेंट है आपका, ये दोनों हाउसेस के द्वारा जो है आपका पार्लियामेंट के इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा ट्रू नहीं है नेशनल फ्लैग के बारे में? कौन सी बात गलत है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आराम से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल फ्लैग, कई सारे सवाल आते हैं इसके बारे में। The ratio of length and width of national flag is 2:3. There is charkha in the middle of the white strip, which is a symbol of progress and symbol. The charkha between the flag is taken from Ashok Chakra. The diameter of charkha is approximately 3/4 of the width of the white strip of the flag. Approximately 3/4 होगा जितनी इसकी चौड़ाई होगी white strip की, ठीक है। तो ये बातें कही गई हैं। तो हल्का सा आप इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर बता दोगे। बी और डी, नहीं नहीं, कौन सी सही नहीं है इसमें, ये कह रहा है डी। डी डी नहीं यार, देखो अब आप ना, देखो जल्दी कर देते हो इस सवाल को, इस सवाल को हम जल्दी देख लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें जो है, जो आपकी बात सही नहीं है वो है पहली वाली, लेंथ और विड्थ 2:3 कह रहा है, गलत कह रहा है भाई। आप झंडे को ध्यान से देखो, झंडे की लेंथ कितनी होती है, 3 होती है, ये कितनी बता रहा है, विड्थ तो होती है कितनी, लेंथ और विड्थ को 2:3 बता रहा है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए, 3:2। ये ध्यान रखो। चरखा होता है मिडिल में आपके व्हाइट स्ट्रिप के, जो कि सिंबल होता है प्रोग्रेस और मोबिलिटी का। चरखा चलते रहना चाहिए। इससे पहले 1931 में गांधी जी ने अपना बनाया था, जो चलाते थे ना वो, बाद में तो स्पोक्स आई आपकी, जो चरखा चलाते थे वो पहले हमारे झंडे में। आप देखना झंडा जो है आपके वेंकैया, जो है आपका बंगाली वेंकैया है ना, कभी ये भी पेपर में आएगा तो ध्यान रखना, बंगाली वेंकैया ने जो है डिजाइन किया था। पेपर में आएगा आपके फर्स्ट टाइम किसने फहराया, तो फर्स्ट टाइम मैडम बीकाजी कामा ने फहराया, मैडम भीकाजी कामा ने इस झंडे को फहराया, जिसकी वजह से इनको बाद में जेल भी जाना पड़ा, इनको अंडमान निकोबार जेल भेजा गया। और खास बात यह कि इन्होंने झंडा यहाँ नहीं फहराया था, 1907 में झंडा इन्होंने फहराया था स्टूगार्ट में, बर्लिन में। स्टूगार्ट एक जगह है आपकी जर्मनी में, बर्लिन कह रहा हूँ, जर्मनी में एक जगह है, यहाँ पर मैडम बीकाजी कामा, ठीक है, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम था, पारसी समुदाय की ये थी। तो इन्होंने झंडा फहराया था तिरंगा 1907 में, पहली बार तिरंगा फहराने वाला। इन्होंने कहा था कि यू ऑल शुड ओ टू दिस, मतलब इस तरह से इन्होंने कहा था कि भैया टू दिस ट्राई कलर, और आप सब सैल्यूट करो, इसकी रिस्पेक्ट करो करके ऐसा कहा था। तो इसको अंग्रेजों ने कहा कि ये कौन सी बंदी है, मतलब ये एक तरह से सेडिशन में देखा उन्होंने, अपने अगेंस्ट देखा। तो इनको जो है सजा दी गई, और इनको जो है आपका काला पानी की सजा हुई, और आपको अंडमान निकोबार में इनको भेजा गया, ठीक है। काला पानी की कुछ फेमस जेलें आपकी, सेलुलर जेल हो गई आपकी, फिर आपकी मांडले हो गई बर्मा में, म्यांमार में, ठीक है, जहाँ पर आपके तिलक साहब को भेजा गया था, आपके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को बचाने वाला जो केस उन्होंने किया था उसके चक्कर में। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी कुछ इसके बारे में, बाकी सारी बातें सही हैं आपकी, ठीक है। जो चरखा बिटवीन द फ्लैग है वो अशोक चक्र जो है आपका, वही वाला हमने यूज़ किया है अभी वर्तमान में जो है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ चरखा इज अप्रोक्सीमेटली रफली आपका जो है चरखा का जो डायमीटर है वो 3/4 है आपका, ठीक है। जो विड्थ है उसकी 3/4 है, ठीक है। आप खुद देखो ना, देखो चरखा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ये झंडा है ना, तो पूरे व्हाइट में थोड़ी है, मान लो ये व्हाइट वाली स्ट्रिप है, अगर ऐसे होता तो इसका मतलब यार इसका डायमीटर पूरा ही उतना है जितनी व्हाइट स्ट्रिप है ना, व्हाइट स्ट्रिप ऐसी है तो झंडा ऐसे है, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी जगह और इतनी जगह बच गई है, तो ये पूरी जगह है इतनी स्ट्रिप की 3/4 है, ये हमें एनालाइज करना है। तो ये कुछ ऐसा डेटा है आपका जो कि आ सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस बात को आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी था यार ये, कभी ना जल्दी हो जाती है हम लोगों से, मैं बता तो रहा हूँ, कई लोगों का जैसे, अब मुझे ये पता नहीं था, इवन मैं तो एक बैच स्क्रीनिंग का भी, टीचिंग का, क्योंकि बहुत बाद में आया कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा करके, कई सारे लोगों ने बाद में अप्रोच किया मुझे कोचिंग के बाद भी कि सर स्क्रीनिंग हो रही है, करवा दो टीचिंग का, जबकि पहले यह था कि टीचिंग का सब्जेक्ट होगा। तो वहाँ पर भी एक फायदा ये हुआ था, क्योंकि स्क्रीनिंग में कई सारे क्वेश्चन आपके जो है उत्तराखंड के आए, जीएस के आए, रीजनिंग के, है ना, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके पास इंडिया जीएस के, कि अगर वहाँ पर हो जाता है तो एक मौका मिल जाता है आपको आगे वाले एग्जाम में बैठने के लिए, है ना, कि जो सेकंड लेवल का जो एग्जाम होता है। तो आप जीएस को एक तरह से मान के चलिए, उत्तराखंड में तो यार बहुत मेजर इंपॉर्टेंस रखती है, 70-80 नंबर, मतलब मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा होता है। आप ये मान लो कि 80 नंबर इसी के ऊपर है, 80-70 नंबर, 10 नंबर की रीजनिंग हटा दो,
तो कंप्यूटर भी एक तरह से जीएस का ही पार्ट है, जो करंट चीजें चल रही हैं, जो चीजें आप देख रहे हो वो सब जीएस ही तो है, सारी की सारी बनी हुई। ठीक है, अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 31, ये माइनर मिस्टेक मत करना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किसने डिजाइन किया था झंडा, झंडा किसने फहराया पहली बार, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और मेन जो चीज़ है ये सब आप अगर देखोगे तिरंगा, आप तो जैसे हम देखते हैं जनरली टीवी में देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी या स्कूल टाइम में देखा है, तो वहीं पर हम अप्रोक्सीमेशन से देख सकते हैं कि क्या ये बात सही कर रहा है नहीं कर रहा रेशियो की। अगला सवाल, कौन सा वो सिस्टम है इसमें से जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन आपका होता है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव। आप जाओगे, कहने का मतलब आप ये समझ लो कि आपने खुद अपने आप को वोटिंग करते हुए जाते हुए कहाँ देखा है, मतलब या तो कौन सी जगह के मेंबर आपने घर में आते हुए देखा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे लिए जो है आप वोट देना, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, इस तरह से मतलब आपने चीज कहाँ देखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब आप खुद जो है वहां पर जा रहे हैं। ऑप्शन ए दिया हेमंत ने, बाकी सरिता जी ने और केवल ने दिया ऑप्शन डी है ना। अब कई बार ना मैंने जैसे बोल दिया था पहले कि सवाल जब ऐसे तरह के आएंगे तो आप ये समझ लेना कि बोथ वाला कर देना, तो कई बार मैं गेम भी खेल जाता हूँ। ठीक है, तो वो भी खेल सकता है कई बार गेम, बोथ बी एंड सी नहीं होगा यार, हम कहाँ जाते हैं जिला परिषद और इनमें कहाँ जाते हैं हम लोग, है ना, ये तो ऊपर का लेवल हो गया आपके। ग्राम पंचायत के लिए हम जाते हैं, हमें तो इनका पता ही नहीं चलता कब हो रहे हैं, जो ब्लॉक ब्लॉक के होते हैं जिला वाले होते हैं इनमें तो हम जाते ही नहीं। हम ग्राम पंचायत का देते हैं, वो कहते हैं कि हमारा चिन्ह रोटी है, हमारा चिन्ह पेन है ना, ये सब जो चुनाव लोकल चुनाव चिन्ह बना करके आपके घर में आते हैं, फिर वो हो जाएंगे सिलेक्ट तो फिर मिठाई टाई बांटने भी आएंगे, ग्राम प्रधान जो आप कहते हो इनके चुनाव में आप जाते हो। ठीक है, ब्लॉक कमेटी और ये जिला परिषद में हम नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ये डायरेक्ट इलेक्शन बेसिस पर होता है और हर 5 साल में होने हैं इसके चुनाव, ये भी कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने ये कह रखा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को सख्त हिदायत दी गई कि हर 5 साल में आपके ग्राम पंचायत के क्या होंगे, चुनाव होंगे, जिससे कि आपका प्रधान चुना जाएगा। हाँ, आपकी बार खेल खेल दिया मैंने। ठीक है, ऐसा सवाल वहां पर खेला जा सकता है। अगला सवाल, तो ब्लंटली मत देना यार जवाब। ठीक है, पेपर ये ध्यान रखना। अगला, कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन और मेंबर को आपके। ठीक है, जो चेयरमैन होगा आपका अध्यक्ष, और जो सदस्य होंगे आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये भी अच्छा सवाल है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के आपके चेयरमैन और आपके जो सदस्य होंगे बाकी, इनको कौन नियुक्त करता है, बताइए। क्या चीफ जस्टिस करता है हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है, क्या वो करता है, न्यायाधीश वो करता है, क्या हमारा राज्यपाल करता है राज्य का, क्या हमारा राष्ट्रपति करता है, या हमारा जो है मुख्यमंत्री करता है राज्य का। तो कौन नियुक्ति करता है चेयरमैन और मेंबर की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, केवल ने जवाब दिया बी। इसमें जनरली ये सवाल इसलिए डाले गए ना, कई लोगों को दिमाग में आता है कि ये सब हायर पोस्टें होती हैं, जैसे चीफ जस्टिस, कैग वैग, तो ये सब हम ये पढ़ते हुए आते हैं कि इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, कई बार गलती हो जाती है। तो मैं यहाँ पर वो चीज नहीं डाल रहा हूँ जो आपको पता है, मतलब कई सी आधी चीज तो आपको पता ही है, इतनी सब बेसिक सवाल है वो तो आपके, कुछ ऐसे सवाल जो कभी परेशान कर सकते हैं आपको। ठीक है, स्पेशल सवाल जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा या आप लाइटली पढ़ के चल दिए होंगे, ये वैसे वाले सवाल है। तो आप ध्यान रखना कि जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा आपका, है ना, अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आएगा तो आपका प्रेसिडेंट करता है, नो इशू। लेकिन आपका जो लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ना, ऐसे एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कौन करता है, प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट का भी प्रेसिडेंट ही करता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हाई कोर्ट के भी चाहे जज हो चाहे चीफ जस्टिस हो, इनकी नियुक्ति भी आपका कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन अगर आपके पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, एसपी एससी, जो कि 1935 के अधिनियम से आपकी जो है लागू की गई थी, 1935 के अधिनियम से, तो इसमें जो चेयरमैन और मेंबर होंगे, इनकी नियुक्ति जो व्यक्ति आपका करेगा, वो व्यक्ति आपका कौन होगा, गवर्नर होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ध्यान रखना, कौन अपॉइंट करेगा ज्वाइंट चेयरमैन, है ना, ज्वाइंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, मतलब कि दो राज्यों का या एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश का, इस व्यक्ति की, इसका जो चेयरमैन होगा, ठीक है, मतलब जो 2-3 राज्यों के मिलकर के कमीशन होंगे, इसलिए ज्वाइंट चेयरमैन जो एक नियुक्त किया जाएगा, वो नियुक्ति कौन करता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर। 2 सवाल बच गए और 2 मिनट हमारे पास बचे हैं, आप कोशिश करिएगा, आप फटाफट बताइए, नहीं तो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ इसमें साथ साथ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर अभी सी आपने जवाब दिया। देखो अब यहीं पे ध्यान रखना, इसलिए दोनों सवाल डालेंगे जब ज्वाइंट की बात होगी। ठीक है, जब ज्वाइंट की बात होगी तो 2 राज्यों की बात होगी, तो यार फिर इसमें अगर राज्यपाल करेगा तो राज्यपाल 2 राज्यों का एक कैसे हो सकता है, गिने चुने राज्यों में ही तो है। जैसे स्टार्टिंग में आपकी जो है आनंदी बेन पटेल ने 2 राज्यों के लिए किया था, आपके अभी वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी 2 राज्यों के लिए कर रहे हैं, पर सारे राज्यपाल ऐसे थोड़ी कि जो 2 राज्यों के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हो, 28 स्टेट्स आर देयर, तो ऐसा तो नहीं है कि 14 ही राज्यपाल है, कम से कम कुछ नहीं तो 25-26 राज्यपाल तो हैं। तो जब ऐसा कोई पेचीदा फंस जाएगा मामला, क्योंकि हो सकता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कर रहा हो और दोनों राज्यों के राज्यपाल अलग हो, तो यार फिर ये कैसे काम कर सकता है। तो यहीं पर हमें कॉमन सेंस लगाना है कि भैया जब कभी ऐसा केस फंस जाएगा तो इस केस में दोबारा पाला जो है वो किसके पास चले जाएगा, गेंद किसके पाले में जाएगी, प्रेसिडेंट के पाले में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपने ध्यान रखे, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, which qualification is given in constitution to be elected as a commissioner of election commission। इसका जवाब बताइए, which qualification is given in the constitution to be elected
एज अ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब संविधान ने वो कौन सी बात कही है आपके, कि जो बात जो होनी चाहिए खूबी आपके कमिश्नर बनने के लिए इलेक्शन कमीशन की। तो एक अच्छा सवाल है। बाकी सबके लिए खूबी बताइए, लेकिन इसके लिए कोई खूबी नहीं बताइए, मैं आपको बता दूं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई खूबी मेंशन नहीं की गई है ना। ये सवाल वो हैं जिन सवालों पर आप गलत करोगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं बताया गया, लिटरली कुछ नहीं बताया गया। आप पढ़ के देखना, ठीक है, आप देखना कहीं पर भी डाल के, इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया भाई, कोई क्राइटेरिया नहीं, ठीक है। सिंपली चुनाव कराने से व्यक्ति ने, तो ये हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होते हैं, पर ऐसा कहा नहीं गया कि हर बार ये होंगे, कोई व्यक्ति भी बन सकता है दूसरा भी, ठीक है। तो कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया। अंतिम सवाल आपका, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की मिनिमम एज क्या होगी, तो इसका मैं जवाब बता दूं 30 साल, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो मिनिमम एज है आपकी बनने के लिए वो 30 साल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डेटा ध्यान रखोगे आप। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास 35 साल है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल है, प्रधानमंत्री के लिए 25 साल है,